गायत्री छंद का उच्चारण करेंगे स्वर के साथ। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गौ नमस्कार गाएंगे। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यः एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्चभ्यः पवित्राभ्यो नमो नमः। सर्वकामदुघे देवी सर्वतीर्थाभिषेचिनी पावनी सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमो नमः। गोरक्षा का शब्द गाएंगे। नमो भगवते त्र्यंबकाय उपशमय चुलु चुलु मिली मिली भिदि भिदि गोमानिनी चक्रणी हूँ फट अश्विने ग्राम गोकुलस्य रक्षां कुरु कुरु शांति कुरु कुरु घंटाकर्णो महासेनो वीरः प्रोक्तो महाबल मारी निर्णा शंकर समापातु जगतुत्पत्ति। नमोस्तु धेनवे च नमः सुरभ्यो शकत्यो नमः सर्वजगज्जननयो देव्यो जग्नदक्ष तत्परायो शुद्धार्णवायो च नमो नमस्ते। साप्ताहिक लाइव सत्र में आप सभी का स्वागत है। पिछले रविवार को मैं नहीं आ सका, और पिछले रविवार का जो सत्र था भारत चीन संबंधों के ऊपर, वो छूट गया था। इसलिए आज के इस सत्र में इसी विषय को शुरू करेंगे और फिर 2 सप्ताह से जो आपके जिज्ञासा के प्रश्न हैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। ये जितने भी पहले क्लास में जो लाइव वाले थे, ऑनलाइन क्लास वाले, उन सबको आज की सत्र की व्हाट्सएप में दी गई थी। ठीक है, तो ये सत्र 2 कारणों से शुरू किया है हमने। पहला है कि जो समसामयिक विषय हैं उन विषयों पर आपसे संवाद चर्चा हो सके और आप राष्ट्र के किसी भी समसामयिक विषय को लेकर के दिग्भ्रमित न हो आप। इसके कारण भी लाइव आने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। और दूसरा विषय है कि जो सप्ताह भर के आपके जिज्ञासा के प्रश्न हैं उनका निपटारा भी हम समय समय पर करते चलें। ये 2 कारण हैं लाइव प्रोग्राम का। तो आज का जो विषय है वो भारत चीन संबंधों के ऊपर है। तो
मीडिया में बहुत कुछ इस विषय में आ रही है, भारत की सेनाएं भारी पड़ रही है, कभी कुछ इस तरह की चीज़ें। जहाँ तक मेरी दृष्टि है और भारत चीन के संबंधों को जितना अध्ययन हमने किया है, इस गणित से देखो तो संसाधन के मामले में हम चीन से आगे नहीं हैं। चीन के पास पहले भी संसाधन बहुत थे और आज भी उसके पास संसाधन बहुत अधिक है, लेकिन युद्ध में संसाधनों की एक अपनी भूमिका होती है और संसाधन उपयोग में लाने वाले लोगों की भूमिका एक अपनी होती है। किसी कमज़ोर, डरपोक तरह के व्यक्ति के हाथ में आप कितना बड़ा भी संसाधन दे दो, वह उसका सदुपयोग नहीं कर पाएगा। लेकिन जो लोग साहसी, निडर होते हैं, जिनमें समर्पण की भावना होती है, वे छोटे से छोटे संसाधन में भी बड़ा काम कर लेते हैं। उन्नीस सौ सैंतालीस के बाद सत्ता जिन काले अंग्रेज़ों के हाथ में आई, उन्होंने कभी राष्ट्र के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को सुधारने की दिशा में कोई कदम, प्रयास नहीं उठाए। न ही वह शिक्षा का क्षेत्र है जो सुधर पाया, न ही अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है जो सुधर पाया, और सामाजिक व्यवस्था की तो जैसे कमर ही तोड़ी जा रही है तब से लेकर के अभी तक। वर्ष 1962 जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला समय था कि किसी पड़ोसी देश ने हम पर आक्रमण किए। 1962 युद्ध लड़े हुए आज भी बहुत सारे सेवानिवृत्त सैनिक हमारे देश में हैं जिन्होंने 1962 की लड़ाई लड़ी है। और उस समय कैसी राजनीतिक परिदृश्यता थी और किस प्रकार से जंग लड़ी उन्होंने, इसका विवरण वे सुना सकते हैं। लगभग देखो तो हमारे देश के जितने भी पड़ोसी हैं, इन पड़ोसियों से बहुत अच्छे हमारे संबंध नहीं रहे हैं, किन्हीं न किन्हीं विषयों को लेकर के। पाकिस्तान हमारा पश्चिमी पड़ोसी है, इसका तो जन्म ही हुआ है भारत के सांस्कृतिक पतन के लिए। पाकिस्तान को हमने बंटवाया 1965। हमारे देश के नेताओं ने बंटवारे के बीज बोए, बांग्लादेश बना। बांग्लादेश के साथ भी हमारे संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। आधा बंगाल है हमारे देश का, एक राज्य बंगाल दो टुकड़े में टूटा, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। आधा राज्य बांग्लादेश बन गया और आधा राज्य पश्चिमी बंगाल बना। चीन से शुरू से सीमा विवाद रही है, हमारी सीमाओं पर हमारी सीमाओं का अतिक्रमण किया है। इन दिनों नेपाल को लेकर भी हमारे संबंध खराब होते जा रहे हैं। ले देकर एक छोटा सा देश है भूटान, जिसके साथ कुछ ऐसी समस्या नहीं है। तो हमारे संबंध हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छे नहीं है। इन विषयों पर जब गहराई से अध्ययन करता हूँ
तो एक ही विषय समझ में आती है कि हमारे देश का जो राजनीतिकरण है वह कभी भी अस्थायी नहीं रहा। राजनेता अपने अपने लालच में पड़ोसियों से संबंध खराब करते आए हैं। देखो, पड़ोसी कमज़ोर हो या मजबूत हो अलग विषय है, लेकिन हमें पड़ोसियों से संबंध अच्छे रखने चाहिए। दक्षिण में हमारा पड़ोसी है श्रीलंका। श्रीलंका के साथ भी हमारे बहुत अच्छे संबंध नहीं हैं। और इन सबके पीछे जो कारण है वह ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोगों का व्यवहार भारत के लोगों के साथ ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। राजनीतिज्ञ अपने अपने लोभ में सत्ताकरण के लिए पड़ोसियों के साथ व्यवहार बिगाड़ते रहते हैं। हमारे देश की सेनाओं ने जैसा पराक्रम दिखाया है, 1962 का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो, 1975 का युद्ध हो, और उसके बाद छिटपुट युद्ध हो, कारगिल का मामला हो या श्रीलंका के साथ शांति सेना वाला मामला हो, इन सभी युद्धों के बारे में अगर अध्ययन करें तो हमें यह पता चलता है कि हमारे राजनेताओं ने हमारे सेना को दिए जाने वाले अधिकारों के समक्ष दोगलेपन का काम किया है। उन्नीस के युद्ध का एक संदर्भ आपको सुनाता हूँ। मैं बहुत बचपन में था, मेरी आयु कुछ 5-7 साल से अधिक नहीं होगी। उस समय हमारे रिश्ते में एक दादाजी लगते थे और वे 1962 की युद्ध लड़े हुए थे, और उसके बाद 1945 का सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी उन्होंने लड़ा था। तो सेवानिवृत्ति के समय हमारे घर पे आते थे और बड़ी उत्सुकता से मैं युद्ध की कुछ कहानियाँ उनसे पूछता था कि आप कैसे कैसे युद्ध लड़े, युद्ध में क्या होता है, क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, क्या मशीनरी होता है, आपको क्या अधिकार होता है। तो युद्ध की कहानियाँ, युद्ध की घटनाओं को सुनाते थे और बड़ी उत्सुकता के साथ में सुनता था। 1962 के युद्ध का एक वृत्तांत जो उन्होंने मुझे सुनाया, मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। 1962 में जब चीन ने रातों रात आक्रमण कर दिए, भारत का जो उत्तरी सीमा लगभग 3500 किलोमीटर लंबा फैला हुआ, हिमाचल प्रदेश से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक की जो सीमा है, इन सीमाओं पर चीनी सैनिकों की गतिविधियां बढ़ती गई और हमारे देश के खुफिया विभाग को, प्रधानमंत्री किसी को पता नहीं चला और अचानक चीनियों ने हमला बोल दिया। भारत देश पंचशील के सिद्धांत को लेकर के माला जप रहा था। पंचशील सिद्धांत में लिखे गए थे कि कोई भी पड़ोसी किसी देश पर आक्रमण नहीं करेगा। चीन ने उसे तोड़ा और तोड़कर आक्रमण कर दिया। अब भारतीय सेना के पास उस समय के आधुनिक उपकरण नहीं थे, लेकिन चीन के पास उस समय के आधुनिक उपकरण बहुत थे, और आधुनिक उपकरण लेकर के जब वो लद्दाख की सीमा को लांघ कर आगे बढ़ा तो भारतीय सेनाओं ने जो जांबाजी दिखाई, उसी की एक कहानी आज आप सभी से मैं शेयर करना चाहूँगा। आज जिस अमेरिका को लेकर हम फूले नहीं समाते,
कि अमेरिका हमारे पक्ष में आ गया, हमारे पक्ष में बात कर रहा है, हमारे समर्थन में बात कर रहा है और वो पाकिस्तान को धूल चटा देगा। तो जो इतिहास भारत अमेरिका के संबंधों का रहा है, इसमें जब भी समय आया है भारत को कुछ मदद करने की, चीन ने टांग खींचा है। ये माफ करना, अमेरिका ने टांग खींचा है। कभी भी वक्त पर यह अमेरिका ने हमें सहयोग नहीं किया है, और जब भी ऐसा समय आता है तब वह हमारे दुश्मनों को सहयोग करता है, बातें मीठी करता है। शायद यह जो कहावत है, मुख में राम बगल में छुरी, यह अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर 100% लागू होता है। 1962 का जो युद्ध है, उस युद्ध में अमेरिका का उस समय का एक टैंक था जिसे अजेय माना जाता था पूरी दुनिया में, कि उस टैंक को कोई तोड़ नहीं सकता है। वह चीन की तरफ से भारत के खिलाफ लड़ रहा था। उस टैंक का नाम था पेटेंट टैंक। पेटेंट टैंक के बारे में यही दुनिया में भ्रम था कि इस टैंक को तोड़ने की ताकत दुनिया के किसी भी इक्विपमेंट्स में नहीं है, किसी भी वार इक्विपमेंट्स में नहीं है। और उस पेटेंट टैंक को भारत के खिलाफ चीन ने उतारा। संभवतः वह युद्ध भारत और अमेरिका के बीच चीन को सामने रख करके लड़ी गई थी। जब हमारे सैनिकों ने देखा कि चीन ने अमेरिकन पेटेंट टैंक को हमारे खिलाफ उतारा है और भारत के पास से टैंक नाम का कोई भी युद्धक सामग्री नहीं था उस समय। अमेरिकन पेटेंट टैंक भारत चीन सीमा पर भारत सैनिकों को रौंदते हुए निकल जाते थे और हमारे सैनिकों के पास उससे लड़ने के लिए कोई भी साधन नहीं था। उन दिनों हमारे सैनिकों ने जो युक्तियां निकाली और जो जांबाजी बताई, इसी की कहानी बचपन में मैं सुनता आया कि हमारे बहादुर सैनिकों के पास जो हौसला था वो कितना प्रबल था। उन टैंकों को तोड़ने के लिए हमारे सैनिक के अपनी छाती पर बम बांध करके और टैंक आने वाले रास्ते पर सो जाते थे, और टैंक का चालक मृत सैनिक समझ करके और रौंदते हुए जब निकलता था तो पेटेंट टैंक के पहियों से बम फट जाता था और टैंक को काफ़ी नुकसान होता था। तो हमारे देश की सेनाओं ने, हमारे देश के वीर सैनिकों ने अपनी छाती पर बम लेकर के टैंक के आगे सो करके इस राष्ट्र को बचाया। इतनी बड़ी कुर्बानी हुई, फिर भी टैंक टूटा नहीं और अमेरिकन टैंक रौंदते हुए भारत के कई हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में घुस गए। तब उन दिनों के सिपाहियों ने एक दूसरी युक्ति निकाली, और दूसरी युक्ति ये निकाली कि जब पेटेंट टैंक सामने से आता था तो पेटेंट टैंक के ऊपर हथगोले मारे जाते थे। हमारे सैनिकों ने हथगोले मारे, हाथ से बना हुआ बम, हथगोले मारे, और उनका निशाना इतना अचूक कि वह टैंक की दीवार पर लगता, फटता और टैंक की दीवारें लाल हो जाती। और फिर दूसरा जांबाज जिसका निशाना सधा हुआ, वो टैंक के उस लाल, जो गर्म होकर के लाल हो गया है,
ठीक उसी निशाना पर दूसरा बम मारते थे। दूसरे बम की ताकत से टैंक में छेद हो जाता था और तीसरा गोला अचूक निशाने के साथ उस टैंक के अंदर प्रवेश कर दिया जाता था और पेटेंट टैंक फट जाता था। तो इस प्रकार से हमारे देश के सिपाहियों ने बुद्धि लगाकर, युक्ति लगा करके अमेरिका के अभेद्य पेटेंट टैंकों को तोड़ा था। इसमें देश के राजनीतिज्ञों की कोई भूमिका नहीं। हमारे जांबाज सिपाहियों की हिम्मत, उनकी चतुराई, उनका युद्ध कौशल, और जब अमेरिका का पेटेंट टैंक हथगोले से भारत और चीन की सीमा पर फटने लग गए, तब अमेरिका की बेचैनी बढ़ी और वह फिर भारत के समर्थन में बात करने लगा। तो अमेरिका का दोगलापन शुरू से दिखता आया है। चीन के पास पैसे थे, इसलिए हथियार चीन को बेचता था। भारत के पास उस समय पैसे नहीं थे, इसलिए चीन के खिलाफ अपनी युद्धक सामग्रियों को चीन को देता था। और जब देखने लगा कि पेटेंट टैंक टूट गया सीमा पर और हमारी पूरी दुनिया में नाक कटने वाली है, तब भारत के पक्ष में सुर निकालने लगा। दूसरी एक कहानी जो मैंने बचपन में सुनी थी, घटना कथा सुनी थी, कि जब भारत के सैनिकों के पास तोप नहीं थे और चीन के पास तोप थी, तो हमारे सैनिकों ने एक दूसरी युक्ति निकाली थी। सीमा के जितने भी राज्य हैं, उन राज्य के किसानों से सैनिकों ने मदद ली, और जितने भी राज्य हैं, राज्यों में किसान बैलगाड़ी का उपयोग लेते थे। तो भारतीय सेना के जवानों ने किसानों से बैलगाड़ी की मदद मांगी और भारत के किसानों ने स्वेच्छा से अपनी बैलगाड़ी युद्ध भूमि के लिए दे दी। पुराने बैलगाड़ियों की बनावट अगर आप देखोगे तो उसकी बनावट बड़ी अद्भुत रहती थी। आगे का जो जुआ है उसको अगर खोल के निकाल दो तो सीधे तोप की नली लगती है, और पीछे वाले हिस्से में अगर कोई बड़ा पत्थर बांध करके टांग दें तो बैलगाड़ी जब तन के खड़ा हो जाता है तो दूर से तोप की तरह दिखता है। तो किसानों ने हजारों बैलगाड़ियां भारतीय सेना को दे दी और भारतीय सेना के जवान अपनी सीमा पर ले जाकर बैलगाड़ियों को तोप की तरह तान दिया। हजारों बैलगाड़ी जब तोप की तरह तन गए सीमा पर, तो चीनियों ने अपने क्षेत्र से देखा कि रातों रात भारत के पास हजारों तोप कहां से आ गए। तो चीनी भी डर गए और इस प्रकार से बुद्धि, युक्ति, युद्ध कौशलता के बल पे हमारे देश की सेनाओं ने चीनियों से लड़ा था। राजनीतिक तौर पर जरूर कहा गया कि भारत उस युद्ध में हार गया, लेकिन भारत यदि उस युद्ध में हार जाता तो आज गंगा नदी से ऊपरी जो भारत है वह सारा चीन के कब्जे में होता। लेकिन एक सीमा के बाद चीन के सैनिक नहीं बढ़ पाए। इसमें हमारे महान सैनिकों की बुद्धि और चतुराई काम में आई। राजनीतिक लोग काम में नहीं आए, देश का प्रधानमंत्री काम में नहीं आया, देश का राष्ट्रपति काम में नहीं आया। तो अपने छातियों पर वार झेलकर और हमारे सैनिकों ने इस राष्ट्र को बचाया है।
चीन शुरू से बेईमानी, हड़प और अतिक्रमण का मार्ग हमारे देश के साथ अपनाता आया है और आज भी वह उसी पॉलिसी पर है। लेकिन अब जो मैं देख रहा हूँ कि जिन लोगों के हाथ में आज सत्ता है, इन्होंने सेना के लिए बहुत कुछ किया है और इसी संदर्भ को लेकर के हमें चीन के मुद्दे पर उन लोगों के साथ रहना चाहिए जिनके हाथ में सत्ता है। सेनाओं का आत्मविश्वास, सेनाओं के पास संसाधन पहले की तुलना में बहुत बढ़ा है। जितना भी संभव हुआ है उतनी टेक्नोलॉजी, हथियार सेनाओं को दिए गए हैं। इसलिए हम सभी लोग इस विषय को लेकर सरकार के पक्ष में हैं। हमें पक्ष में रहना चाहिए। एक दूसरा संदर्भ 1971 के युद्ध का जो घटनाएं हमने सुनी उनसे, उसमें हमारे देश के एक जांबाज सैनिक अधिकारी माणिक शाह जी से जुड़ी हुई है। अभी कुछ 10 साल पहले उन्होंने अपना शरीर छोड़ा है। जिनके नेतृत्व में पाकिस्तान के लाखों सैनिकों को भारत ने आत्मसमर्पण करा दिया। हमारे देश के राजनीतिज्ञों ने ऐसे जांबाज सिपाही को भी वर्षों तक नज़रबंद करके रखा था। ये दर्शाता है कांग्रेस की ढुलमुल नीति और देश के साथ गद्दारी करने की नीति। मेरे एक संपर्क के सेवानिवृत्त मेजर थे, वो बताते थे कि जब 71 में पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया और हमारे सैनिकों के पास से पाकिस्तान से अधिक हथियार थे, अधिक सेनाएं थी, और जब हम चढ़ गए उन पर, वो उस समय पाकिस्तान की राजधानी लाहौर हुआ करती थी। लाहौर तक हमारी सेनाएं पहुंच गई और जिस साहसी व्यक्तित्व माणिक शाह जी के नियंत्रण में, उनकी अध्यक्षता में युद्ध चल रहा था और लाहौर जीतने की हमारी स्थिति बन गई थी, उस समय माणिक शाह जी को उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बुलाई और समीक्षा लेनी शुरू की, तो माणिक शाह जी ने कुछ नहीं बोला। उस समय बॉल पेन नहीं हुआ करते थे, इंक स्याही वाली पेन होती थी। दुनिया का नक्शा टेबल पर रखा हुआ था और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पूछ रही थी कि हमारी सेनाएं कहाँ कहाँ पर है और क्या स्थिति है। तो माणिक शाह जी ने अपना कलम निकाला और एक बूंद स्याही पाकिस्तान के नक्शे पर गिराकर और समझा दिया कि पाकिस्तान अब दुनिया के मैप से खत्म होने वाला है। यह समाचार सुनते ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने युद्ध विराम का संदेश दे दिया। जिस इंदिरा गांधी को हमारे राज्य के नेता कभी कभी दुर्गा की उपाधि से सम्मानित कर देते हैं,
उस महिला का पाकिस्तान प्रेम। और फिर पूरा कश्मीर का जो पश्चिमी हिस्सा है, जो आज पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर के नाम से जाना जाता है, उसको यूँ खैरात में, गिफ्ट में पाकिस्तान को दे देना, केवल इस बात के लिए कि वहाँ का राष्ट्रपति आकर के और इंदिरा गांधी का पांव पकड़ लेता है। गिफ्ट में कश्मीर का पूरा पश्चिमी भाग जो पामीर से लगा हुआ है, दुनिया का अद्भुत प्रदेश पामीर, जिस पर आज चीन कुंडली मार करके बैठा है। तो ये सारी बातें अगर हम देखते हैं तो एक बात तो समझ में आता है कि हमारे देश के राजनीतिज्ञ जो अब तक इस देश को चलाते रहे, राष्ट्र की सीमाओं के प्रति वे कभी ईमानदार नहीं रहे और कभी भी अपने जांबाज सैनिकों के हौसले को बुलंदी नहीं दी। लेकिन पिछले 10 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारतीय सैनिकों का जो हौसला बुलंद हुआ है, उनका जो आत्मसम्मान, आत्मविश्वास बढ़ा है, इसका मैं कायल हूँ। देश के संचालन में हो सकता है कई कड़वे गलत निर्णय उन्होंने लिए होंगे, लेकिन देश की रक्षा के प्रति जो उन्होंने निर्णय लिया है, इसमें कुछ भी अविश्वास जैसा नहीं है। इसलिए इस संकट की घड़ी में हमें प्रधानमंत्री के साथ एक सहयोग की भावना के साथ चीन की विपत्ति से लड़ने की जरूरत है। और भारतीय सेना के पास चीन के मुकाबले संसाधन कम हैं, लेकिन फिर भी यदि युद्ध हुआ तो हमारी सेनाएं चीन को जीत सकती हैं। अचानक चीन के युवा सैनिकों ने आक्रमण किया और सीमा पर अस्त्र विहीन सैनिक, उनकी 2 टुकड़ियां, एक बिहार बटालियन और एक पंजाब बटालियन, निहत्थे चीनी सैनिकों को, चीनी सैनिक तो निहत्थे नहीं थे, उन्होंने देसी औजार रखे थे। हमारे निहत्थे सैनिकों ने जिस प्रकार से उनकी गर्दन तोड़ी है, यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि चीन के पास सेनाओं की संख्या है, लेकिन सेनाएं खोखली है। इक्विपमेंट्स है, लेकिन चलाने के प्रशिक्षण और साहस नहीं है। अभी चीन के ऊपर दुनिया के ज़्यादातर देशों का रोष है। कोरोना के कारण चीन की वैश्विक स्थिति पर जो स्थिति खराब है, मैं तो समझता हूँ लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और इस संदर्भ में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिए गए सारे निर्णयों के साथ हम भारतवासियों को सहयोग देना चाहिए। यह समय नहीं है सरकार की टांग खिंचाई करने की। इसलिए इस समय सरकार की नीतियों के पक्ष में हमें खड़ा होकर और अमेरिका से कुछ बिना आश्वासन लिए हुए
अपने बूते पर चीन को टक्कर देने की ज़रूरत है, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका हम भारत के लोग निभा सकते हैं, और वो निर्णय है चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करके। कई बार मैं अपने साथियों को देखता हूं कि किसी के कहने के कारण, किसी से कुछ कहानियां सुनने के कारण महात्मा गांधी की बुराइयां और उनके बारे में कई प्रसंग सोशल मीडिया में दौड़ा देते हैं। इस विषय पर मैं आपसे एक बात करूंगा। देखो, मैं गांधीवादी नहीं हूं, लेकिन जो चीजें गांधी के पास अच्छी है उसे नाकारनी भी नहीं चाहिए। गांधी के पक्ष में और विपक्ष में बोलने से पहले आप एक बार महाराष्ट्र के सेवाग्राम में जाओ, जहां 1930 के बाद गांधी जी अपनी झोपड़ी बना करके और जितना संभव हुआ भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया। वहां पर उनके जीवन के एक एक प्रसंग को 100 पुस्तकों में लिखी गई है, जिसको गांधी वाङ्मय कहते हैं। गांधी के ऊपर 100 किताबें। तो मैं आपसे कहूंगा कि गांधी के बारे में कुछ बोलने से पहले, सोशल मीडिया पर कुछ प्रचारित करने से पहले गांधी वाङ्मय जरूर पढ़ो आप, और फिर आपका मन करता है तो आप गरिया दो गांधी को, लेकिन बिना पढ़े, गांधी के जीवन को बिना पढ़े, बिना समझे, केवल दूसरे लोगों के कहने पर, केवल मुंह वाली बात पे विरोध नहीं करना। कमियां या काम करने का तरीका, अंग्रेजों से लड़ने का तरीका अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है। गांधी का तरीका भी अलग हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा आज सोशल मीडिया में गांधी के चरित्र और व्यक्तित्व को दिखाया जा रहा है। भारत के उस समय के हर विकट परिस्थिति को गांधी ने संभाला है। हाँ, गांधी के नाम को कांग्रेस ने बड़ी अद्भुत तरीके से और बड़ी चतुराई के साथ ऐसा भुनाया कि सारा दोष गांधी के मत्थे मढ़ दिया। यह नेहरू की कारस्तानी थी, और उसके बाद उनकी बेटी इंदिरा की कारस्तानी थी। जितनी गलतियां कांग्रेस ने की है, सब गांधी के मत्थे मढ़ करके उनके मत्थे ठिकरा फोड़ा। लेकिन गांधी ने जो रास्ता दिया, वो रास्ता बड़ा अद्भुत था, और आज हम चीन से उसी रास्ते पर चल करके लड़ सकते हैं, और वो है असहयोग। गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन। अंग्रेज की सरकारों को सहयोग मत करो, असहयोग आंदोलन। वे कहते थे कि इसको दुश्मन जब भी भारी पड़ जाए तो लड़ने का एक ही रास्ता है, और वो है दुश्मन की सप्लाई लाइन काट दो। तो अंग्रेजों की सप्लाई लाइन काटने के लिए ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार उन्होंने शुरू करवाया था, और हमारे खादी और कॉटन की जगह पॉलिस्टर के जो कपड़े ब्रिटेन से आने लगे, और बहुत बड़ा व्यापार अंग्रेजों का खड़ा हो गया, तब उन्होंने कपड़ों की होलियां जलवाई थी। ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार कराया था। एक बहुत ऊंची सोच थी। आज से फिर गांधी के उसी हथियार को चीन के खिलाफ लगाने की जरूरत है, और इस लड़ाई में केवल भारतीय सेना नहीं बल्कि भारत का व्यक्ति हिस्सा ले सकता है, चीन के वस्तुओं का बाइकाट करके। सरकारें कुछ नीति के तहत, कुछ एजेंडे के तहत, कुछ एग्रीमेंट के तहत बंधन में रहती है,
लेकिन जनता बंधन में नहीं रहती, हम बंधन में नहीं हैं। हमारी सरकार, प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं, अलग अलग विचार, अलग अलग नीति के प्रधानमंत्री बनते रहते हैं। सब भारत देश को अपनी बपौती समझ करके दुनिया से एग्रीमेंट करते रहते हैं। उनके खिलाफ हमारी सरकारें नहीं जा सकती, लेकिन हम जा सकते हैं। इसलिए चीन के खिलाफ जो युद्ध लड़ना है, इसमें भारत के व्यक्ति को सामने आना पड़ेगा, और लड़ाई का तरीका वही होगा, बाइकआउट। चीन के सामानों का बाइकआउट कर दो। चीन के हथियारों में बारूद भरने के पैसे नहीं होंगे उसके पास। भारत चीन की वस्तुओं से जो, भारत का बाजार चीन की वस्तुओं से जो पटा हुआ है, आप पटा रहने दो। और इसमें सबसे बड़ी जो त्याग है वो भारत के व्यापारी वर्ग को करना पड़ेगा, जिनके दुकानों में और जिनके गोडाउनों में करोड़ों करोड़ों रुपए के चीनी सामान हैं संग्रहित है। वे भी अपने व्यापार को डूबता हुआ नहीं देख सकते, विरुद्ध नहीं जा सकते, लेकिन जो खरीदार है, जो परचेजर है, परचेजर स्वतंत्र है। अब यहाँ पर एक जो विषय उभर करके आता है कि बहुत सारे सामान जो है वो चीन ही बनाता है, दूसरा कोई नहीं बनाता, और हमारी व्यवस्था है चीन से लेने की। तो इस संदर्भ में एक विषय पर हमें सोचने की ज़रूरत है कि बहुत सारे सामान जिसके लिए, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक के सामान जिसके लिए हम चीन पर निर्भर हैं, तो ऐसा सामान चीन का पड़ोसी भी बनाता है जो चीन का दुश्मन है। तो चीन के दुश्मनों का सामान हम ले सकते हैं। जापान का सामान लीजिए, क्वालिटी में चीन से बहुत आगे। ताइवान है, मलेशिया है, कोरिया है, ऐसे बहुत सारे भारत के पड़ोसी देश हैं जहां पर ये वस्तुएं बनती है। हो सकता है उन वस्तुओं के मैन्युफैक्चरिंग में चीन का निवेश भी हो, लेकिन डायरेक्ट चीन का सामान लेना और इन पड़ोसी देशों से सामान लेने में भी बहुत फर्क पड़ेगा। इसलिए अपना काम मत रोकिए, केवल चीन का विकल्प जो है, विकल्प की ओर जाइए। यदि हम भारत के लोग चीन के सामानों का बहिष्कार कर दें, बिना युद्ध के चीन घुटना टेक सकता है। और इस दिशा में किस प्रकार का आंदोलन हमें करना चाहिए, इसके लिए गांधी को पढ़िए, क्योंकि गांधी ने अंग्रेज़ों के साथ असहयोग आंदोलन किया। अंग्रेज सरकारों की कमर टूट गई थी, और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का जो अस्त्र उन्होंने दिया, इससे अंग्रेज तार तार हो गए थे। इसलिए गांधी के उन बुराइयों को नहीं, गांधी के उन अच्छाइयों को आज फिर से भारत में इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और यदि ऐसा हुआ, तभी हम अपने सैनिकों के शहादत को बचा सकते हैं। यह एक ऐसा युद्ध है, असहयोग बहिष्कार एक ऐसा युद्ध है जिसमें सांप भी मर जाता है और लाठी भी नहीं टूटती। इसलिए जिस बुद्धि और कौशलता के साथ 1962 के युद्ध में हमारे वीर सैनिकों ने लड़ी थी, आज हम सब भारतवासियों को उसी बुद्धि और चातुर्यता के साथ चीन के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। और विशेषकर गविसिद्धों से मैं कहूँगा कि गांधी को एक बार अपनी आँखों से पढ़ो, और जो अच्छा लगता है उसको आज इम्प्लीमेंट कर दो। यही वर्तमान भारत में खड़ा किया जाने वाला आंदोलन हो सकता है, और इससे हमें निपटने की ज़रूरत है। इस विषय को यहीं पर मैं अपनी तरफ से पूरा करता हूँ।